चलिए 18 जून 2021 पॉलिटी की कॉपी निकाल लीजिएगा और शुरुआत करेंगे चुनाव आयोग से। तो चुनाव आयोग वैसे भी आपके नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसेंट में कई स्टेट में चुनाव हुए हैं और इवन उत्तर प्रदेश में भी 2022 में चुनाव प्रस्तावित हैं। तो विधानसभा चुनाव होंगे 2022 में। तो उससे संबंधित क्वेश्चंस जो हैं आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स समीक्षा अधिकारी और आने वाले जितने भी एग्जामिनेशन होंगे, चाहे वो जिस स्टेट के हों या फिर जिस जगह के हों, सब में लगभग से इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो संविधान के भाग 15 के तहत आर्टिकल 324 से 329 मतलब आर्टिकल 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित प्रावधान उल्लिखित हैं। आर्टिकल 324 के तहत एक निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है और यह एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय होता है। यह आयोग जो है संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने, निर्वाचकों के पदों के निर्वाचन के लिए जो आपका निर्वाचकों के संचालन का जो अधीक्षण करना होता है, वो निर्देशन तथा नियंत्रण के लिए सारे के सारे जिम्मेदार होते हैं। और आर्टिकल 324(2) के अनुसार निर्वाचन आयोग जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने अन्य निर्वाचन आयुक्त जितने समय समय पर राष्ट्रपति नियत करे, ये आपका मिलकर बनेगा। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्तों और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चलिए लिखिएगा, संविधान के भाग 15 के तहत, संविधान के भाग 15 के तहत आर्टिकल 324 से 329 तक, आर्टिकल 324 से 329 तक, आर्टिकल 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान उल्लिखित हैं। निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान उल्लिखित हैं। निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान उल्लिखित हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के आर्टिकल 324(2), भारतीय संविधान के आर्टिकल 324(2) के अनुसार भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन, संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, विधि के अधीन राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। देखिए, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 324 है उसके तहत संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। अभी मुख्य चुनाव आयुक्त की भी नियुक्ति की गई है रिसेंट में ही, और जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनके बारे में भी नियुक्तियाँ चल रही हैं। करंट अफेयर्स की क्लास में लगातार इस चीज़ को आपको बताया भी जाता है। चलिए लिखिएगा, भारतीय संविधान के आर्टिकल 324, भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 के तहत संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। अब बात करते हैं इनके वेतन भत्तों के बारे में। तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो और अन्य जो चुनाव आयुक्त होते हैं उनके अधिकार, वेतन भत्ते आदि समान होते हैं और उन्हें वही वेतन मिलता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को प्राप्त है। मुख्य चुनाव आयुक्त जो है अपने पद पर 6 वर्ष तक या फिर मैक्सिमम 65 वर्ष तक बने रहते हैं, जो भी पहले आए, तथा उन्हें उसी रीति से हटाया जा सकता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए वर्णित है। लिखिएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के अधिकार, या फिर ऐसे लिखिएगा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य चुनाव आयुक्त अपने पद पर, बाकी चीज़ें तो नॉर्मल हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त अपने पद पर 6 वर्ष तक या अधिकतम
अपने पद पर 6 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष तक बने रहते हैं। 65 वर्ष तक बने रहते हैं। 65 वर्ष तक बने रहते हैं। ब्रैकेट में लिखिएगा जो भी पहले आए, जो भी पहले आए, तथा उन्हें उसी रीति से हटाया जा सकता है, तथा उन्हें उसी रीति से हटाया जा सकता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए वर्णित है। जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए वर्णित है। जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए वर्णित है। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा निर्वाचन आयुक्तों के बारे में बात करें। लिखिएगा निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है, अब बात करेंगे राजनीतिक दलों के बारे में। तो भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। चुनाव चिन्ह जिसमें आरक्षण और आवंटन दोनों होता है। यह आदेश 1968 में संशोधन के अनुसार किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तरीय या क्षेत्रीय स्तर पर किसी मान्यता प्राप्त करना और उन्हें चुनाव चिन्ह भी आवंटित करता है। तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 324 के तहत निर्वाचन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण ये आपका निर्वाचन आयोग में ही निहित है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान कौन करता है, तो भारत का निर्वाचन आयोग ही करता है। तो सिंपल सी लाइन में लिख लीजिएगा। अगर इससे रिलेटेड और ये और तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप ज़रूर कर ले जाएंगे। लिखिएगा भारत में राजनीतिक दलों को, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान, भारत में राजनीतिक दलों को भारत का निर्वाचन आयोग मान्यता प्रदान करता है। भारत का निर्वाचन आयोग मान्यता प्रदान करता है। मान्यता प्रदान करता है। मान्यता प्रदान करता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा भारत का निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग एक 3 सदस्यीय निकाय है। एक 3 सदस्यीय निकाय है। एक 3 सदस्यीय निकाय है जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तथा 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तथा 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। देखिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य विधायिका तथा संसद के चुनावों के अधीक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण की जो शक्ति है वो आपका निर्वाचन आयोग में है। इस प्रकार आम चुनाव और उपचुनाव के लिए निर्वाचन जो चुनाव है वो आपका कार्यक्रम निर्वाचन आयोग ही तय करता है। और इसके अलावा निर्वाचन आयोग जो है मान्यता प्राप्त जो राजनीतिक दल हैं उनके विभाजन विलय से रिलेटेड जो विवाद है वो भी निपटाता है। तो रीसेंट टाइम में आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, लाइक जो आपका दल बदल संबंधी कानून है उससे भी संबंधित चीज़ों के बारे में देखा होगा। ये तो महत्वपूर्ण है ही आपके नेक्स्ट पेपर में। निर्वाचन आयोग भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में आप लोगों ने देखा है भारत के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और इनके अलावा जो सदस्य हैं वो भी लगातार चेंज हुए हैं। तो इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं। और वैसे भी राज्य व्यवस्था या फिर पॉलिटी एक ऐसा टॉपिक है जहाँ लिमिटेड टॉपिक है, बोल सकते हैं सबसे कम जो सिलेबस है वो आपका पॉलिटी का ही है और सबसे आसान भी कह सकते हैं आप। ऑलमोस्ट आपका 395 आर्टिकल्स हैं जो कि पूरे याद भी नहीं करने, बहुत ज़्यादा तो आपको 40 से 50 आर्टिकल्स पता होना चाहिए, मैक्सिमम 50 आर्टिकल्स आपको पता होना चाहिए अगर आपको एग्जामिनेशन क्लियर करना है।
और ये आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आपका लगभग से हो जाएगा। बाकी जितने भी आर्टिकल्स हैं वो आपके लगभग से पेपर में नहीं पूछे जाते हैं, और एक आध पूछ लिए गए तो उनके बारे में कहा नहीं जा सकता। और हमेशा ये टारगेट आपको करना है कि अगर 20 क्वेश्चन आते हैं किसी भी टॉपिक से, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, साइंस हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी टॉपिक हो, 20 में से 17 क्वेश्चन होपफुली आपको आते रहेंगे, पढ़े हुए होंगे। 16 मान लेते हैं, 20 में से 16 आपको पढ़े हुए होते हैं, 4 क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं जो पढ़े हुए नहीं होते हैं। तो मैक्सिमम जो लोग का अप्रोच होता है, यार ये 4 क्वेश्चन कहाँ से आ गए। आपका ये अप्रोच नहीं होना चाहिए कि ये 4 क्वेश्चन कहाँ से आ गए। आपका अप्रोच होना चाहिए 16 क्वेश्चन जो हम लोग को आ रहे हैं, इसी तरह से अगर हम लोगों को 4 टॉपिक से 16 क्वेश्चन आ गए, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो आपका हिस्ट्री हो, ठीक है, अगर सब सब्जेक्ट से आप इन्हें इसी तरह से 16-17 नंबर गेन कर लिए, तो करंट अफेयर्स में तो 40 क्वेश्चन आते हैं, उसमें 35 क्वेश्चन तो आप वैसे भी कर ले जाओगे। ठीक, एनवायरमेंट से अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 6 क्वेश्चन तो आप वैसे ही कर ले जाओगे। एग्रीकल्चर से अगर 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 2 क्वेश्चन तो आप वैसे ही कर ले जाओगे। जनसंख्या इतना छोटा टॉपिक है, 5 में से कम 4 क्वेश्चन तो आप वैसे ही कर ले जाओगे। तो कुल मिलाकर आपको इस तरह से काम करना है। ये नहीं कि आप बहुत सारे लोगों को मैं ये देखता हूँ कि हिस्ट्री जब के क्वेश्चंस जब पूछे जाते हैं तो समस्याएं ये आती हैं, यार ये हिस्ट्री तो बहुत चेंज हो रहा है, बहुत तेज़ी से बदल रहा है, इसमें बहुत अजीब अजीब से क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी भी अगर आप 20 का पेपर देखेंगे, 19 का पेपर देखेंगे, 18 का देखेंगे, 17 का देखेंगे, सारे पेपर्स में आपको हिस्ट्री में कम से कम 20 क्वेश्चन आए हैं तो उसमें से 15 से 16 क्वेश्चन आपको आते होंगे, ये पढ़े हुए होंगे। बाकी 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सच में किसी को नहीं आते हैं, किसी को भी नहीं आते हैं वो पेपर। और अगर आप बुक्स में ढूंढेंगे तब भी आपको नहीं मिलेंगे, नेक्स्ट ईयर की बुक में आपको मिल जाएंगे, क्योंकि तब अपडेट होता है कि हाँ इस तरह सी चीज़ें भी बन सकती हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए परेशान मत होया करिए। तो ये एक आपका एक पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए आपके एग्जामिनेशन को लेकर कि हमें किस तरह से एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 103 के बारे में बात करें तो संविधान के आर्टिकल 103 के तहत सांसदों की अयोग्यता निर्भरता संबंधी विवाद का विनिश्चय जो है राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के परामर्श के अनुसार करता है। लिखिएगा, संविधान के आर्टिकल 103, संविधान के आर्टिकल 103, संविधान के आर्टिकल 103 के तहत सांसदों की अयोग्यता, सांसदों की अयोग्यता निर्हरता, निर्हरता संबंधी, निर्हरता संबंधी विवाद का विनिश्चय, विवाद का विनिश्चय, विवाद का विनिश्चय राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के, राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के परामर्श के अनुसार करता है, परामर्श के अनुसार करता है, परामर्श के अनुसार करता है। तो अभी ये जो क्लास आपको दी जा रही है ये आपको नेक्सस जीएस की क्लास से ही आपको इसको अपडेट करके दिया जा रहा है। तो होपफुली आप इसका यूज़ कर सकेंगे और किसी भी टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सारी चीज़ों के बारे में रेगुलर बेसिस पे आपको बताया जा रहा है। पहले तो ये क्लासेस जो थी नेक्सस जीएस की रेगुलर यूट्यूब पे नहीं चल पाती थी, अब ये आपका रेगुलर यूट्यूब पे चला करेंगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन उनको जिन्होंने नेक्सस जीएस का नाम रोशन किया है और फर्स्ट एसडीएम बने हुए हैं नेक्सस जीएस के। ऑलमोस्ट पिछले 4 सालों से मेहनत कर रहे थे और नेक्सस जीएस 2015 से चल रही है, 2015 दिसंबर से चल रही है। और पहला एसडीएम जो हुए हैं वो सचिन यादव जी हुए हैं। इसके पहले पीसीएस तो बन चुके थे ऑलमोस्ट आपका 5 लोग, लेकिन जो अगर बोला जाए कि डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित तो वो आपका सचिन यादव जी हुए हैं 2020 एग्जामिनेशन में। तो देर होती है लेकिन सिलेक्शन ज़रूर होता है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अगर आप पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन आपका ज़रूर होगा। बाकी देखिए, खंड शिक्षा अधिकारी हो, समीक्षा अधिकारी हो, उसमें रेगुलर बेसिस पर रिज़ल्ट आते रहते। बस एक ही रिज़ल्ट बच गया था डिप्टी कलेक्टर का, और इस बार रैंक 14 लेकर सचिन यादव जी ने वो भी आपका काम कर दिया। और
सचिन यादव जी ऑलमोस्ट आपका 2016 से लगातार जुड़े हुए हैं नेक्सस जीएस से और रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे आप सभी को पता होगा नेक्सस जीएस की जो क्लासेस हैं वो किस प्रकार से चलती हैं। डेली 3 क्लासेस होती हैं, प्रतिदिन आपकी 3 क्लासेस पढ़ाई जाती हैं। पहली आपकी सब्जेक्ट क्लास होती है जो कि संभवतः आज आप लोगों ने देख ही लिया, पॉलिटी जिस तरह से आपको पढ़ाई गई। और दूसरी जो क्लास होती है वो नेक्सस जीएस स्पेशल की नाम से होती है। और नेक्सस जीएस स्पेशल में पूरी तरह से अपडेशन और रिवीजन कराया जाता है और अपडेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता है कि किस तरह से क्या चीज़ें नई पूछी जा सकती हैं आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, तीसरी क्लास करंट अफेयर्स और हिंदी की होती है जिससे आपका समीक्षा अधिकारी का भी एग्जामिनेशन क्लियर हो जाए। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और समीक्षा अधिकारी दोनों के लिए एक बैच है और आप किसी में भी एडमिशन लेंगे तो आपको दोनों चीज़ें ही पढ़ाई जाएंगी, उसके लिए आपको अलग अलग फ़ीस देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये रहा आपका जो क्लास रिलेटेड जानकारी है। किसी को अगर और जानकारी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के साथ ही आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है मिलती रहेगी। और अगर आपने गूगल पर भी लिख दिया नेक्सस जीएस टेलीग्राम तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। वैसे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी डाल देता हूँ जिससे कि आप लोग बहुत आसानी से नेक्सस जीएस का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेंगे। ऑलमोस्ट 24,000 के आसपास लोग उसमें एडेड हैं पहले से ही। चलिए, फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।